In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful, today we will study another topic from a biochemistry which is the vitamin D. ठीक है। अब हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं लाइक विटामिन ए, ई एंड के। देन सिमिलरली विटामिन डी इज़ ऑल्सो अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन। ये हमारी बॉडी में स्लोली मेटाबोलाइज्ड होता है, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्टीरॉयड हार्मोन, मतलब ऑल्दो ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट वाइटामिन है लेकिन ये एक्ट करता है एज अ हार्मोन। आगे मैं जाके ये बताऊंगी कि ये कैसे एक्ट करता है एज अ हार्मोन, ठीक है। अब हम लोग इसकी फॉर्म्स देखते हैं तो एक्चुअली विटामिन डी 2 फॉर्म्स में होता है। वन इज़ द एर्गोस्टिरोल एंड द अदर इज़ द डी हाइड्रोकोलेस्ट्रोल। जो एर्गोस्टिरोल होता है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये प्रो विटामिन डी 2 होता है। प्रो विटामिन मीन के इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और जो डी हाइड्रोकोलेस्ट्रोल होता है ये एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है और वहाँ पे प्रेजेंट होता है फाउंड इन द स्किन, और ये प्रो विटामिन डी 3 होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पूरा पढ़ते हैं कि प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस, एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन किस तरह हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करती है। एक्चुअली डी हाइड्रोकोलेस्ट्रोल हमारी स्किन में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। अब ये वो विटामिन की फॉर्म है जो कि एक्टिव नहीं है, इससे आगे हमने एक्टिव करना है। तो यूवी लाइट जब फॉल करती है डी हाइड्रोकोलेस्ट्रोल में तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक्टिव फॉर्म जो स्किन में है, स्टिल ये वो विटामिन डी नहीं है जो हमें एक्टिव फॉर्म में बॉडी में फंक्शन करेगा, लेकिन स्किन में जो थोड़ी सी फॉर्म एक्टिव होती है उससे कहते हैं कॉलीकैल्सिफेरोल, और विटामिन डी का दूसरा नाम भी कॉलीकैल्सिफेरोल है। अब यूवी लाइट इस पे फॉल की। अब इस तरह होगा कि ये जो है 2 स्टेप प्रोसेसेस में जाएगा। हाइड्रो ऑक्सीलेशन प्रोसेस जाएगा, मतलब कि 2 डिफरेंट ऑर्गन्स में इसमें हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप ऐड होंगे और फाइनली हमारे पास विटामिन डी 3 एक्टिव फॉर्म में मिल जाएगा जो कि एक्चुअली हमारी बॉडी के नीड है, ठीक है। अब स्किन से फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रैवल करेगा लिवर में। लिवर में एक प्रोटीन आएगा, एंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा विच इज़ नोन एज 25 हाइड्रो ऑक्सीलेज। अब ये वाला जो एंजाइम है ये इस पे कॉलीकैल्सिफेरोल पे एक्ट करेगा। हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप एक यहाँ पे ऐड होगा तो ये इस क्या बन जाएगा 25 हाइड्रो ऑक्सिल कॉलीकैल्सिफेरोल। इसका जो दूसरा नेम है दैट इज़ नोन एज द कैल्सीडायोल, ठीक है। अब लिवर से ये फर्दर मूव करता है टुवर्ड्स द किडनी। अब किडनी में एक सेकेंड एंजाइम आता है विच इज़ नोन एज द 1 हाइड्रोऑक्सिलेज। जब ये ऐड होता है तो फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है 125 डाई हाइड्रोऑक्सिल कॉलीकैल्सिफेरोल, ठीक है, और कैल्सीट्रायोल। मीन एक हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप की एडिशन इस स्टेप पे हुई और एक इस स्टेप पे हुई। तो कौन सा प्रोसेस हुए? हाइड्रोऑक्सिलेशन प्रोसेस से फाइनली हमारे पास एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन मिल गई विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्सीट्रायोल, ठीक है। हमारी बॉडी में विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कौन सी है? 125 डाई हाइड्रोऑक्सी कॉलीकैल्सिफेरोल और कैल्सीट्रायोल भी इसे कहते हैं। अब दोबारा से ये देखते हैं कि जो डी हाइड्रोकोलेस्ट्रोल है ये प्रो विटामिन डी है, जबकि अगर विटामिन डी ने हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होना है या स्टोर होना है तो वो कौन सी फॉर्म में होता है? 25 हाइड्रोऑक्सी कॉलीकैल्सिफेरोल या कैल्सीडायोल। कैल्सीडायोल की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट और स्टोर होता है, लेकिन इसकी फाइनल एक्टिव फॉर्म कैल्सीट्रायोल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। मतलब एक बार हमारी बॉडी में इसकी एक्टिव फॉर्म सिंथेसाइज्ड हो गई है, अब कैल्सीट्रायोल करता क्या है? इट एक्चुअली इंक्रीजेज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाय सिंथेसाइजिंग द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या करता है? हेल्प करता है सिंथेसाइज कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। और दूसरा क्या है? मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन मेडिएटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट। हमारी बॉडी में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और उस कैल्शियम को मतलब के बोन्स की जो मिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन एक्चुअली के विटामिन कैल्सीट्रायोल से किस तरह फॉर्म होता है। तो लेट्स सी कि अब देखें कि कैल्सीट्रायोल फाइनली विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म किडनी में बन गई, सिंथेसाइज्ड होगी।
अब ये होगा कि ये वाला विटामिन डी इंटेस्टाइनल सेल्स में मूव करेगा, इंटेस्टाइन में स्पेसिफिक हमारे पास साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होते हैं कैल्सीट्रायोल के लिए। अब ये विटामिन डी इन साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स के साथ अटैच होगा तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे हम कहते हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सीफिरोल, जिसका सेकंड नाम कैल्सीट्रायोल है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये वाला रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस की तरफ, पहले ये कहाँ पे थे, इसके साइटोप्लाज्म में इसके रिसेप्टर्स थे, वहाँ पे रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। अब ये न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, डीएनए के पास जाएगा, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस होगी जो कि होगी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब पता चल गया ना कि किस तरह हमारे पास विटामिन डी ने हेल्प की इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट में मदद करेगी। ठीक है, इससे जो होगा हमारी बॉडी में के ब्लड में और बोन्स दोनों में कैल्शियम की अमाउंट रेगुलेटेड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज पे। विटामिन डी कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? सन एक्सपोज स्किन। ऑब्वियसली डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो विटामिन डी में एक्टिव फॉर्म में तब ही जाता है जब हमारी बॉडी सन में यूवी लाइट्स के साथ एक्सपोज होती है। देन लिवर ऑयल, एग एंड फिश ऑयल और ऑल्सो बेस्ट सोर्सेज, और सप्लीमेंट्स भी प्रेजेंट होती हैं जो विटामिन डी। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। रिक्वायरमेंट्स में जो अडल्ट होता है नॉर्मली उसको 100 इंटरनेशनल यूनिट्स और 2.5 माइक्रोग्राम्स चाहिए होता है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, और चिल्ड्रन और ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें नॉर्मली 200 इंटरनेशनल यूनिट्स कैल्शियम की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब पीछे मैंने एक बात की थी कि जो विटामिन डी होता है ये एक्ट करता है एज अ स्टीरॉयड हार्मोन। तो ये एक्ट कैसे करता है एज अ स्टीरॉयड हार्मोन? तो एक तो ये है कि ये जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिवेट होता है स्किन में। ठीक है, स्किन में एक्टिवेट होता है और आगे से जाके इसका जो फंक्शन होता है वो 2 ऑर्गन्स पे एक्ट करता है। मतलब एक ये लिवर पे एक्ट करता है और एक किडनी पे एक्ट करता है। जस्ट लाइक हार्मोन एक साइड पे ये एक्टिवेट हो रहा है और 2 साइड्स पे जाके ये एक्ट कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि हार्मोन लाइक एक्टिविटी भी शो करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं डेफिशिएंसी रिजल्ट। अगर विटामिन डी होगी तो रिजल्ट्स इन द रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। अब बेसिक डिफरेंस क्या है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया? एक्चुअली जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, अब विटामिन डी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एंड री एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। किस पे एक्ट करता है? ये किडनी पे एक्ट करता है, हमारे ये इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में री एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम। अब जब विटामिन डी नहीं होगी, री एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हाइपोकैल्सीमिया भी होगा और हमारी डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी होगी। ठीक है, उसके वजह से क्या कॉज होता है? रिकेट्स। और ये अकर करता है बिफोर द क्लोजर ऑफ एपिफिजियल प्लेट इन चिल्ड्रन। एक्चुअली बोन्स में जो 2 साल से कम बच्चे होते हैं उनमें एक प्लेट होती है विच इज़ नोन एज एपिफिजियल प्लेट, ऑल्सो नोन एज द ग्रोइंग प्लेट। ठीक है, अब जब 2 साल से कम बच्चों में कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी होगी, इट रिजल्ट्स इन रिकेट्स। और ऑस्टियोमलेशिया इज ऑल्सो द इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बट इट अकर्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफिजियल प्लेट। ऑल्सो रिजल्ट इन द रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। ये एक्चुअली इसमें कैल्शियम लेवल कम हो जाता है एंड फॉस्फेट लेवल इन द बोन्स इंक्रीज़ कर जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की एक्सेस अमाउंट होगी, ठीक है, मतलब कि 500 से 1000 टाइम्स ज़्यादा लेंगे और प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए लेंगे, तो इमीडिएट इफेक्ट में थर्स्ट, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, पोलीजूरिया, नोजिया कंबाइंड बाय वॉमिटिंग एंड डायरिया। एंड डिलेड इफेक्ट में हाइपरकैल्सीमिया, यूरोलिथियासिस, सार्कोइडोसिस एंड मेटास्टेसिस कैल्सिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि हमारी बोन पे ये किस तरह इफ़ेक्ट करता है। अब एज वी नो दैट कि बोन जो है इज़ कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड द क्रिस्टल ऑफ द हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, दिस इज़ अ हाइड्रोक्सी एपेटाइट फार्मूला।
अब हमारी बॉडी में देखें कि सीरम जो है कैल्शियम लेवल कम हो गया। अब जैसे ही कैल्शियम लेवल कम होगा तो पैराथायराइड हार्मोन उसकी सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी। अब जब इसकी सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी तो कैल्सीट्रायोल की भी सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी। और कैल्सीट्रायोल मैंने पीछे बताया था कि ये एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करता है, तो ये कैल्शियम को मोबिलाइज करेगा फ्रॉम द बोन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को बोन्स में से करके सीरम लेवल में उसका लेवल इंक्रीज़ करेगा। रीनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज़ करेगा, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम को डिक्रीज़ करेगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन इंक्रीज़ करेगा, और इन सब के इफ़ेक्ट में सीरम कैल्शियम लेवल दोबारा से इंक्रीज़ करेगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कैल्सीट्रायोल डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन, intestinal absorption of the calcium. This is all about vitamin D. Hope you can understand better. If you like, please subscribe it. Thank you so much. Jazakallah.